नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो हर गरीब महिला को हर महीने 2500 रुपए की मदद मिलेगी। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दी जाएगी। हर गरीब परिवार की महिला को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। दिल्ली के 51 लाख लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। और अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, दिल्ली के छात्रों को बस की यात्रा मुफ्त में, छात्रों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। और अगर दिल्ली में बनती है कांग्रेस पार्टी की सरकार तो महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए का वादा है, फ्री राशन किट दी जाएगी, महाकुंभ की तरह छठ का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन दिल्ली का चुनाव इतना भी आसान नहीं है जितना 2013, 2015 और 2020 में था। 2025 में दिल्ली का चुनाव मुफ्त के कल्चर से बहुत आगे जा चुका है। इस बार एक नया फॉर्मूला निकाला गया है। यह नया फॉर्मूला क्या है, हम आपको बता रहे हैं। 8 फरवरी को क्या होगा? क्या ये दिल्ली के 71,74,000 महिला वोटर्स तय करेंगी? दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? क्या ये 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स तय करेंगे? दिल्ली में कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगा या फिर पंजे का निशान चलेगा? क्या ये मिडिल क्लास वोटर्स डिसाइड करेंगे? महिला, मुस्लिम और मिडिल क्लास, इन 3 एम्स पर ही सबका फोकस है। मोदी को महिला वोट ने हरियाणा जिताया, महाराष्ट्र जिताया। क्या यही महिला वोटर्स मोदी को दिल्ली में भी जीत दिलाएंगी? क्या मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट करेगा या अब की बार राहुल को चुनेगा या फिर केजरीवाल की सुनेगा? दिल्ली में 45% मिडिल क्लास 5 फरवरी को किससे वोट करेगा? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है आज पता चल गया है। हम तीनों की दिल्ली वाली चुनावी स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात महिला वोट की करते हैं, जिसे कांग्रेस अपने पाले में खींचना चाहती है, जिसे केजरीवाल अपने पास रखना चाहते हैं, बिखरने नहीं देना चाहते हैं। और यह वही महिला वोट है जिसके दम पर मोदी दिल्ली जीतना चाहते हैं। और महिला वोट वाला यह दांव तीनों पार्टियों ने चला है। इसके लिए पहले आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए प्रति महीने वाली महिला सम्मान योजना लेकर आई। फिर कांग्रेस ने प्रति महीने 2500 रुपए वाली प्यारी दीदी योजना लॉन्च की। और अब बीजेपी भी प्रति महीने 2500 रुपए वाली महिला समृद्धि योजना लेकर आई है। तीनों ही पार्टियों में महिला वोट के लिए गजब की मारामारी शुरू हो गई है। महिला वोटर्स को रिझाने वाला यह सियासी कंपटीशन अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। मुझे पता चला है आज इनका जो संकल्प पत्र आ रहा है वो एक ही लाइन का संकल्प पत्र है। जो काम दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है हम भी वही काम करेंगे। बस इसके अलावा और कोई उनके संकल्प पत्र में नहीं है। उनके पास ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना उनके लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनकी कोई प्लानिंग है, ना उनके पास कोई टीम है, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास सीएम चेहरा है। वैसे में ये देखो, उनकी सरकार तो बन नहीं रही, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। तो फिर 2500 क्यों कर रहे हो? 10,000 करो ना। मतलब कुछ थोड़ा विजन बड़ा रखो यार। जब सरकार ही नहीं बन रही तो कुछ भी बोल दो, तो फिर कुछ अच्छा बोलो ना, बड़ा बोलो। जो प्यारी दीदी योजना के 2500 रुपए है, ये सिर्फ उन लोगों की हवाबाजी नहीं है जो पहले भी यहां वादा करके वादा तोड़ चुके हैं। पंजाब में, पड़ोस में पंजाब, अभी कुछ दिनों पहले पंजाब की महिलाएं आई थी विजय चौक पे, मैं देख रहा था, आप लोग उनसे इंटरव्यूज ले रहे थे। कैसा धोखा उनके साथ हुआ।
ये वो पार्टी 2500 रुपए की प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर रही है जो आज जब हम बात कर रहे हैं 4 राज्यों में लागू कर रही है अपनी गारंटी। अब दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर से शीला दीक्षित की दिल्ली, कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली थी, 15 साल जो शासन सुशासन यहां दिया, उस दिशा में दिल्ली फिर से देख रही है। कांग्रेस की ओर दिल्ली फिर से देख रही है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। सवाल है, दिल्ली की लड़ाई में महिला वोटर्स पर हर पार्टी का फोकस इतना हाई क्यों है? इसे एक एक करके कुछ फैक्ट से समझते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक फैक्ट से करते हैं। महाराष्ट्र में जिन महिलाओं ने लाडली बहन योजना के लिए अप्लाई किया, उनमें से 54% ने बीजेपी लेड महायुति को वोट दिया और जिन महिलाओं ने लाडली बहन योजना के लिए अप्लाई नहीं भी किया, उनमें से भी 43% ने महायुति को ही वोट दिया। इससे यह क्लियर हो जाता है कि महिलाओं को मोदी पर, मोदी की गारंटी पर, मोदी सरकार की योजनाओं पर ज्यादा भरोसा है। और यह ट्रस्ट वोट में कैसे तब्दील होता है, इसे एसबीआई के एक लेटेस्ट सर्वे से समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 की तुलना में महिला वोटर टर्नआउट में 1 करोड़ 8 लाख का इजाफा हुआ। इनमें से लिटरेसी रेट बढ़ने की वजह से 45 लाख महिलाएं, रोजगार या मुद्रा योजना की वजह से 36 लाख, पीएम आवास योजना की वजह से 20 लाख और सैनिटेशन की वजह से 21 लाख महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, 2019 से 2024 के बीच 77 लाख से ज्यादा उन महिलाओं ने वोट दिया जिन्हें मोदी सरकार की सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग स्कीम का फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की योजनाओं से महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में इजाफा कितना बढ़ गया है, इसका भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 55 करोड़ वोट पड़े थे। उनमें से 26 करोड़ यानी 47.9% वोट महिलाओं के थे, जबकि 2024 में कुल 64 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े थे। इनमें से 31 करोड़ से ज्यादा यानी 48.6% वोट महिलाओं के थे। और अगर महिला वोटर्स की यही रफ्तार मेंटेन रही तो 2029 तक भारत में कुल महिला वोटर्स की संख्या 37 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो पुरुष वोटर्स से भी ज्यादा होगी, जिसकी 36 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। महिला वोटर्स का यह वही बढ़ता ग्राफ है जिसे हर पार्टी चुनाव में भुनाना चाहती है। दिल्ली में भी यही हो रहा है। आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए 2100 रुपए वाली योजना लेकर आई है। काउंटर में बीजेपी और कांग्रेस 2500 रुपए वाली योजना का ऐलान कर देती है और इसके बाद केजरीवाल क्रेडिट वार शुरू कर देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने मेरी योजना कॉपी कर ली, कैमरे पर आकर ये स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा।
केजरीवाल को ही करना आता है। तो फिर जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर वो, हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए, कोई विजन ही नहीं है। सवाल है कि क्या केजरीवाल महिला वोटर्स को लेकर घबराए हुए हैं? क्या उन्हें यह पता लग रहा है कि अब की बार ये वोट बैंक उनसे छिटक सकता है? इस घबराहट की एक वजह है 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 53% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। उस वक्त 34% महिलाओं ने बीजेपी और 10% ने कांग्रेस को वोट दिया था। फिर आया 2020 का चुनाव, जिसमें आपका महिला वोटर ग्राफ बढ़ गया। तब 60% महिलाओं ने आप, 35% महिलाओं ने बीजेपी और सिर्फ 3% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया था। यानी 2020 में महिला वोट के लिहाज से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर 25% की लीड हासिल कर रखी थी। यह लीड वोट परसेंट के लिहाज से करीब 12% हो जाता है। केजरीवाल को डर है कि अगर इस बार दिल्ली की महिला वोटर्स ने अपना इरादा बदल लिया तो उनकी कुर्सी जाने का खतरा है। इसकी एक वजह दिल्ली में महिला वोटर्स का बढ़ता टर्नआउट भी है। 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली में पुरुष वोटर टर्नआउट 65% था, महिलाओं का वोटर टर्नआउट 58% था। 2020 में पुरुष वोटर टर्नआउट 63% पर आ गया, महिला वोटर टर्नआउट 63% पर पहुंच गया। इस बार दिल्ली में महिला वोट बंटने का अंदेशा है, क्योंकि फाइट में सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, मोदी की पार्टी भी है, राहुल की पार्टी भी है। भारतीय झूठा पार्टी हमेशा झूठा संकल्प लोगों के बीच में लेके आती है और कभी उसको पूरा नहीं करती। दिल्ली में तो भी अपना आधार खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी सच्चाई की बात नहीं करती। इनका कुल मिला के एक संकल्प पत्र है, केवल झूठ बोलना, सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली देना, लोगों को धर्म और जाति के नाम पे लड़ाना, इनका एकमात्र एजेंडा है। तो इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी के पास कोई ईमानदार चेहरा नहीं बचा है। दिल्ली का महाठग, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी, अब आपकी विदाई का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, तो अगर मन बना लिया तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अब ना सहेंगे, 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 अब ना सहेंगे। अब दिल्ली के दूसरे एम फैक्टर यानी मुसलमान फैक्टर की बात करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर भी सबने आंखें गड़ा रखी हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 13% मुसलमानों का साथ जरूरी है। मुस्लिम वोट की इस फाइट में सीधी टक्कर राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच ही है। इसे भी आंकड़ों से समझिए। 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 64% मुसलमानों ने कांग्रेस, 14% ने बीजेपी और 22% ने अन्य का साथ दिया। 2013 में दिल्ली के 53% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, 12% ने आप और 12% ने बीजेपी को वोट दिया। यानी एक जमाना था जब दिल्ली के मुसलमान वोटर्स कांग्रेस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, मगर केजरीवाल की एंट्री ने सारा गेम चेंज कर दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में 77% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी, 2020 के चुनाव में 83% मुसलमानों ने केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया। मुसलमानों के बीच कांग्रेस का ग्राफ घटता चला गया। 2020 में आम आदमी पार्टी को जो 54% वोट मिले, उसमें से 11% वोट मुसलमानों के थे। आम आदमी पार्टी का हर 5 में से 1 वोटर मुसलमान है। दिल्ली में 10 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों का प्रभाव ज्यादा है। 2020 में इन 10 में से 9 सीटों पर आप जीती थी, 1 सीट बीजेपी को मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मुसलमानों ने कांग्रेस को सपोर्ट करना फिर से शुरू किया। तब दिल्ली के 34% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ इंडी अलायंस का हिस्सा थी। लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल का मुस्लिम वोट छिटक रहा है।
2022 के एमसीडी इलेक्शन में सीलमपुर, शाहीनबाग और मुस्तफाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके जहां आपका दबदबा था, उन इलाकों में भी मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ होने लगा। और केजरीवाल को जैसे ही ये लगा कि कांग्रेस उसके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, उन्होंने दिल्ली चुनाव में सैफ अली खान की एंट्री करा दी। फिर क्या था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुस्लिम वोट की लड़ाई शुरू हो गई। कैमरे पर मेरा मुसलमान वोट वाली तू मैं शुरू हो गई। आज आम आदमी पार्टी का चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है और आज आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की। जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी और जहांगीरपुरी दंगे के नाम के ऊपर जो दिल्ली के अंदर हो रहा था उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, तब तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जाकर के जहांगीरपुरी के अंदर बैठ जाते तो जहांगीरपुरी के अंदर इतना नुकसान ना हुआ होता। आपने घर से बाहर निकालना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्किस बानो मामला, जब उसके कातिलों को फूल मालाएं पहलाई जा रही थी तो आपके नेता जवाब देने से भी बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुसलमान के नाम पर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीए एनआरसी में जब बच्चों के ऊपर जामिया के अंदर लाठी चलाई जा रही थी तो आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे, जब तो आप संवैधानिक पद पर थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। इमरान मसूद और कई नेता खुलकर कह रहे हैं इस बात को, ये आरोप लगा रहे हैं। आपकी जो छवि एक रही है वो इस तरह की रही है कि भाई मुसलमानों की बात अमानतुल्लाह खान रखते रहे हैं, और वैसे आपके सामने यहाँ आ गए हैं। ये चुनौती है क्या? देखिए, अमानतुल्लाह है तो आम आदमी पार्टी का ही नेता, और जब मैं रहा हूं तो पूरी पार्टी मेरे साथ रही है। क्या अमानतुल्लाह इस देश का बाशिंदा नहीं है? क्या इमरान हुसैन इस देश का बाशिंदा नहीं है? और कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अरविंद केजरीवाल के फेस पर ये इलेक्शन हो रहा है। इनको अरविंद केजरीवाल से इतनी तकलीफ क्यों है? हम इनसे लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, और आप देखिएगा कि इस बार हम जीतेंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे और इनको सबक सिखाएंगे। अब एक बात बताइए मुझे, मैं भी मुसलमान, मतलब मेरे पास दिल्ली दंगे हो मैं खड़ा था, लिंचिंग जहाँ जहाँ हुई उनके लिए मैं खड़ा था, मरकज़ का मुद्दा हुआ मैं खड़ा था, शाहीन बाग डेमोलेशन हुआ मैं खड़ा था, जमात इस्लामी और जफर इस्लाम साहब के यहाँ जब NIA आई तो मैं खड़ा था, मौलाना कलीम सिद्दीकी के यहाँ जब यूपी वाले आए तो मैं ATS वाले तो मैं खड़ा था, जब यहाँ इनके यहाँ उमर गौतम साहब के यहाँ आए तो मैं खड़ा था। आप सब लोगों ने देखा है, कंचनगंज डेमोलेशन हुआ तो मैं खड़ा था, CNRC में जब लोगों पर, बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुई तो मैं खड़ा था। अगर हम ये वोट डिवाइड अगर होता है तो किसको फायदा होगा? अगर वहाँ पे मुस्तफाबाद में अगर वोट डिवाइड होगा तो किसको फायदा होगा? वहाँ जीतने की हालत में कौन है? जब तक के सारे पांचों वार्ड से वहाँ पांचों वार्ड से यहाँ वोट नहीं मिलेगा तब तक नहीं जीता जा सकता। बात सिर्फ महिला और मुस्लिम वोटर्स की नहीं है। दिल्ली के चुनावी दंगल में तीनों पार्टियों के निशाने पर मिडिल क्लास वोटर्स भी हैं। दिल्ली का मिडिल क्लास वोटर्स ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर रहा है, लेकिन केजरीवाल की मुफ्त वाली सियासत ने इसमें भी सेंध लगाई है। 2015 में आपको दिल्ली के 55% मिडिल क्लास वोटर्स ने वोट दिया, बीजेपी को सिर्फ 35% का साथ मिला, लेकिन 2020 में यह आंकड़ा आपके लिए 53% हो गया। मिडिल क्लास वोटर में बीजेपी का ग्राफ 39% तक पहुंच गया। 2020 में मिडिल क्लास वोटर्स में बीजेपी का जो 4% ग्राफ बढ़ा, उसने इस वोट में आम आदमी पार्टी की बढ़त घटाकर 2015 के 20% से 14% पर ला दिया। इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब 50% मिडिल क्लास वोटर्स ने बीजेपी, 32% मिडिल क्लास वोटर्स ने आप और 16% ने कांग्रेस को वोट दिया। अगर अब की बार बीजेपी लोकसभा में मिले मिडिल क्लास वोटर्स के सपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में बरकरार रखती है, तो वो आसानी से आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाकर अपने 5% वोट बढ़ा सकती है।
इसीलिए जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए शुरुआत में ही कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो पुरानी सरकार की योजनाएं लागू रहेंगी। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। इन्हीं वर्ग के वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए अब राहुल गांधी भी 20 जनवरी को नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित के लिए पैदल यात्रा करते नजर आएंगे। लेकिन यहां टक्कर केजरीवाल से है, जिन्होंने 2013 से 2025 तक वोटर्स को रिझाने वाला मुफ्त का ऐसा फॉर्मूला अपना रखा है जिसकी काट आसान नहीं है, और अब केजरीवाल ने उसमें एक नई स्क्रिप्ट फिट कर दी है। मोदी को चिट्ठी लिख दी है, मेट्रो के छात्रों को 50% की रियायत देने की डिमांड कर दी है। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए। भाई केजरीवाल कह रहा है कि छात्रों का किराया आधा होना चाहिए, क्या उनको मंजूर है? क्या वो इसको संकल्प पत्र में डालेंगे? अगर नहीं डालेंगे तो छात्र उनको वोट क्यों दे? आप क्यों नहीं देते 50%? आप दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? आपको सब चीज़ें याद आ रही हैं चुनाव में। ये जो मुझे लगता है, ये जिस तरीके से आप चुनाव के बीच में तमाम चीज़ें कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक गैर जिम्मेदारान सरकार रहे हो। मेट्रो इतने सालों से चल रही है, बीच में आपने शगुफा छोड़ा कि हम 50% कर देंगे, हम 20% कर देंगे, हम 25% कर देंगे। अरे आपको करना करिए, भारत सरकार इसमें देगी नहीं देगी वो जाने। अगर वो नहीं देगी हम उसकी आलोचना करेंगे। आप क्यों नहीं करते थे? और आज करने का क्या मतलब? और ये यही है, सीधी बात है कि हम देना चाहते हैं, भारत सरकार नहीं दे रही, ठीकरा किसी और पे फोड़ रहे हो। आप क्यों नहीं करते? जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव नजदीक आ रहा है, वादों का, दावों का सिलसिला अपने परवान चढ़ रहा है। 1,55,00,000 वोट का सवाल है। सबकी अपनी अपनी चाह है। किसी को महिला वोट चाहिए, किसी को मुस्लिम वोट, तो किसी को मिडिल क्लास का वोट। पब्लिक किसे सेलेक्ट करेगी 8 फरवरी को पता चल जाएगा। दिल्ली के बाद अब जरा मुंबई की बात आपको बता दें। मुंबई पुलिस की आधी फोर्स एक अदद चोर को ढूंढ रही है और पकड़ नहीं पा रही। क्या आप यकीन करेंगे इस पर? सैफ अली खान पर हमले की कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी पुलिस बता रही है। पहले कहा गया कि हमलावर चोरी करने आया था, फिर कहा गया कि उसने 1 करोड़ रुपए डिमांड की थी, और अब पता चल रहा है कि चोरी से बड़ी घटना थी ये। सैफ की गर्दन पर बहुत गहरा जख्म किया गया, कलाई को काटने की कोशिश की गई, पीठ में खंजर घुसा दिया गया। सैफ अली खान सिर्फ 2 मिलीमीटर से बच गए, वरना शायद चल ना पाते और जिंदगी भर के लिए उनको मुश्किल में पड़े रहना पड़ता। यह हमलावर 55 मिनट तक सैफ अली खान के सोसाइटी में रहा और हमला करके चला गया, और मिला भी नहीं किसी को। सैफ पर हमले की हकीकत है क्या, आप इस रिपोर्ट में देखिए। गैंग्स ऑफ बांद्रा के टारगेट पर कितने वीवीआईपी? बांद्रा में खूनी खंजर वाले हमलावर की दहशत क्यों बढ़ी? क्या मुंबई पुलिस से ज्यादा स्मार्ट गैंग्स ऑफ बांद्रा है? मुंबई में गैंग्स ऑफ बांद्रा ने फिल्मी सितारों की नींद उड़ा दी है।
खंजर वाले खलनायक ने मुंबई की स्मार्ट पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। गैंग्स ऑफ बांद्रा के सिरफिरे किलर कभी खंजर से हमला कर देते हैं, कभी सरेरा गोलियों से भून देते हैं। मुंबई पुलिस के हाथ सिर्फ इनकी परछाई आती है। सैफ अली खान को खंजर भोंकने वाला हमलावर रात को 1:37 पर पहली बार सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर दिखाई देता है। उसने गमछे से अपना चेहरा छुपाया हुआ है। 12 सेकंड में वो 9 सीढ़ियां चढ़कर अगली मंजिल पर मुड़ जाता है। उस वक्त रात के 1:38 का टाइम सीसीटीवी में दिखा रहा है। हमलावर बहुत शातिर और चालाक है। सीढ़ियों पर चढ़ने का शोर ना हो इसलिए वो अपने जूते चप्पल बाहर ही छोड़ देता है। अगले 55 मिनट वो सैफ अली खान के घर पर खूनी खेल खेलता है। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करता है। सैफ, करीना, तैमूर, जे समेत 8 लोगों की सांसें अटकी रहती हैं। सैफ अली खान के घर पर खूनी खंजर चलाने के बाद वो रात 2:33 पर बाहर निकलता है। 9 सेकंड में सीढ़ियां उतरते हुए रात 2:33 पर कैमरे से फिर ओझल हो जाता है। इसके बाद हमलावर बांद्रा स्टेशन पहुंचता है। सतगुरु शरण अपार्टमेंट से बांद्रा स्टेशन की दूरी 3.4 किलोमीटर है। गैंग्स ऑफ बांद्रा का खंजरबाज हमलावर वहां से वसई और विरार जाने वाली पहली मुंबई लोकल पकड़ता है। पुलिस को संदेह है कि वो विरार स्टेशन पर उतर जाता है। मुंबई पुलिस के हाथ सीसीटीवी में उसकी परछाई लगती है और वो बड़े आराम से गैंग्स ऑफ बांद्रा के अपने सुरक्षित अड्डे पर पहुंच जाता है। मुंबई पुलिस की 20 टीमें बांद्रा से वसई और नाला सोपारा तक हंट ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन हंटर मुंबई में दहशत पैदा करके फरार है। अब सवाल उठता है कि हमलावर ने सैफ अली खान के घर पर लगे डिजिटल लॉक को कैसे चकमा दिया। जब भी कोई सैफ करीना के 11वें और 12वें फ्लोर के एंट्री गेट पर आता है तो डिजिटल लॉक उसकी फोटो खींचता है। इसमें सेंसर लगे हुए हैं। घर के अंदर से बटन दबाने के बाद ही दरवाजा खुलता है, तभी कोई एंट्री कर सकता है। यह बात हमलावर को कैसे पता चली और बाथरूम वाली सॉफ्ट के सहारे अंदर घुसने का आइडिया उसे किसने दिया? ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या गैंग्स ऑफ बांद्रा के पास फिल्मी सितारों के घरों की एक एक जानकारी है? घर के अंदर कहां चोर दरवाजे से धावा बोला जा सकता है, इसका पता है। जो 11वीं और 12वीं मंजिल है जहां पर ये सैफ अली खान उनका परिवार रहता है, वहां पर एक डिजिटल लॉक लगा हुआ है और वहां पर भी कैमरा है, लेकिन वो कैमरे में तस्वीर क्यों नहीं आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये लगता था कि अगर वो सीधे सामने के गेट से एंट्री करता था तो उसकी तस्वीर कैमरे में आती थी, वहां पर वॉइस मैसेजिंग छोड़ी जाती है, उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और उसको एंट्री मिलती है। लेकिन जिस तरह से बाथरूम में छुपा हुआ था तो पुलिस को एक अंदेशा है कि ये बाथरूम के रास्ते से, मतलब किस रास्ते से ये बाथरूम में घुसा और बाथरूम में जाकर छुपा। क्या ये किसी खिड़की से छुपा था या उसको पहले से पता था, या छत के रास्ते से वो खिड़की खोलकर बाथरूम में गया, ये सबसे बड़ा सवाल है और जिसको लेकर भी अब पुलिस की जांच जारी है। मुंबई पुलिस के लिए गैंग्स ऑफ बांद्रा तक पहुंचना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर को नस्तो नाबूद करने वाले दया नायक जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी 24 घंटे से हाथ मल रहे हैं। पुलिस ने गिरगांव से एक आरोपी को उठाया है जिसकी शक्ल सीसीटीवी में दिख रहे हमलावर जैसी है। अंधेरे में हाथ पैर मार रही मुंबई पुलिस ने जिस शख्स को हिरासत में लिया है उसका नाम शाहिद है। इस पर बांद्रा और उसके आसपास हाउस ब्रेक करने के 4-5 केस पहले से दर्ज हैं। पुलिस ऐसे आरोपियों से पूछताछ कर उस हमलावर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो सैफ अली खान पर जानलेवा हमला कर बड़े आराम से निकल गया। इसके अलावा बांद्रा पुलिस एक कारपेंटर से भी लगातार थाने में पूछताछ कर रही है। इसका नाम वारिस अली है। वारिस ने उसी दिन कारपेंटर का काम सैफ के घर में शुरू किया था जिस रात हमला हुआ। वारिस पहले भी सैफ करीना के घर पर काम कर चुका है। मुंबई पुलिस को शक है कि कोई ना कोई तो घर में है जिसने गैंग्स ऑफ बांद्रा को सैफ अली के घर में चोर दरवाजे से एंट्री की पूरी जानकारी दी। मेरा नाम तालिब है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन क्यों आए थे? अरे मेरे अब्बा को पूछने के लिए, छोड़े नहीं है। क्या नाम है अब्बा का? अब्बा का नाम क्या है? वारिस अली। कहाँ से उनको लेके आए? उनको अंधेरी से। अंधेरी में क्या कर रहे थे?
अरे घर है हम लोगों का। घर है, कैसी बात करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? घर में घर से लेके आए हैं। क्या काम करते हैं आपके अब्बा? फर्नीचर का। पंचर का। फर्नीचर कारपेंटर। कारपेंटर। बीच में इधर आए थे क्या बैंड्रा में काम करने के लिए? वो आज कई साल से कर रहे हैं, आज नया नहीं ना। अच्छा, इधर सैफ के घर में भी आए थे काम करना? साहब के घर पे कई साल से करते हैं। सैफ के घर पे काम करते हैं वो? हाँ, करते रहते, जब ऑर्डर आता है काम का फर्नीचर का तब करते हैं। अभी इधर 2-4-5 दिन में? अभी जो है अभी 2 दिन हुआ चालू किया काम। 2-4 दिन पहले किया था काम? वो बोल रहे हैं ना उसके दूसरे रात में ऐसा काम हो गया है और उसको जिस दिन काम चालू हुआ है ना उसी दिन ऐसा हुआ, रात में, उसकी रात में। अब सवाल उठता है कि क्या गैंग्स ऑफ बांद्रा के खंजरबाजों ने सैफ अली खान की घर की पहले से रेकी की थी? उन्हें सिक्योरिटी लूप होल की जानकारी कैसे थी? उन्हें कैसे पता चला कि सैफ के घर के पीछे की तरफ कैमरे नहीं है? वहां से जंप करके आसानी से घर में घुसा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर खड़े होते हैं, यहाँ से आप सीधा अंदर कूद सकते हैं और इसी तरह के लूप होल्स आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लूप होल्स का फायदा उठाकर आरोपी पहले अंदर घुसता है, उसके बाद जब वो ऊपर पहुंचता है उस वक्त तो वो फायर डक का उपयोग करता है। इसका जो बैक गेट है, अगर आप बैक गेट देखें, यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए अमूमन लोग रास्ते की तरह इस पूरे इलाके को उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे में कौन अंदर घुसा, किस तरफ से कूद कर घुसा? अब सवाल उठता है, गैंग्स ऑफ बांद्रा के टारगेट पर सैफ अली खान क्यों आए? क्या 1 करोड़ की फिरौती के लिए यह हमला किया गया? सैफ अली खान इस हमले में बाल बाल बच गए। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक पीठ पर लगा चाकू अगर 2 मिलीमीटर अंदर और धंस जाता तो स्पाइनल नर्व डैमेज हो सकती थी। अगर नर्व डैमेज हो जाती तो उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज होने का चांस बहुत ज्यादा था। उन्हें बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ सकती थी। और जब सीटी स्कैन हमने देखा तो उनको सबसे मेजर इंजरी जो हुई थी वो रील की हड्डी में थी, जहाँ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट फॉरेन बॉडी जैसा अंदर घुसा हुआ था। एकदम डेप्थ में था वो, रील की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड, मज्जा तंतु जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक जा रहा था। 2 चोटें लेफ्ट हैंड की शार्प ऑब्जेक्ट्स की और यहाँ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट की और एक चोट थी। पहला ऑपरेशन मैंने रील की हड्डी पे किया, जिसमें हमने वो चाकू का जो पार्ट, टूटा हुआ पार्ट जो करीबन 2.25 से 2.5 इंच का था, वो अंदर फंसा हुआ था और वो उसका टिप जो है नर्व्स तक जा रहा था, बट नर्व्स डैमेज नहीं थी। इतना ही उसमें सीरियस प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स था कि वो जो ड्यूरा, जिसमें मज्जा तंतु के ऊपर कवरिंग होती है, वो जो ड्यूरा होता है, वो ड्यूरा लीक हुआ था और वहाँ से पानी आ रहा था। वो पानी आने की वजह से उनको हमने वो रिपेयर करने की ज़रूरत थी। तो जैसे हमने वो शार्प ऑब्जेक्ट निकाला, वहाँ पे ड्यूरा के ऊपर जो कट था, वो इतने नसीबवान है, लकी है कि मज्जा तंतु को डैमेज या ईजा हुई नहीं थी। सरफेस तक वो चला गया था। 1-2 मिलीमीटर यहाँ वहाँ हो जाता तो उनको परमानेंट पैरालिसिस होने की पॉसिबिलिटी थी। 2 मिलीमीटर से बच गए सैफ अली खान। सैफ की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे चला था। स्पाइनल फ्लूइड जहां से लीक हो रहा था उसे रिपेयर किया गया। सैफ के शरीर पर 4 बड़े घाव थे, पीठ के अलावा 2 हाथ और एक गर्दन पर। सैफ के गर्दन पर लगा खंजर अगर 1 मिलीमीटर ही और अंदर चला जाता तो भी बड़ी आफत आ सकती थी। सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। उस वक्त रात के 3 बजे थे। शरीर से खून रिस रहा था, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और चलते चलते अस्पताल पहुंचे। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। क्या हुआ पूरा? सो बेसिकली कल हमने रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे। 2 हाथ में, एक गर्दन पे और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है
टच करने, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था बट उसको डैमेज नहीं हुआ था, तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला। बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था, वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया अभी थोड़ी देर में हम उनको स्पेशल रूम में शिफ्ट करें। सैफ अली खान को अब आईसीयू से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। घाव भरने में 2 हफ्ते का समय लगेगा। उसके बाद सैफ अली खान पहले की तरह स्विमिंग, जिम और शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि स्पाइनल इंजरी की सर्जरी में इन्फेक्शन का चांस काफी ज्यादा होता है। मेजर नशे के ऊपर था, काफ़ी करीब था, थोड़ा भी अंदर जाता था तो उनको लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती थी, गर्दन की नसें कट सकती थी और जान को खतरा हो सकता। हमारा ऑपरेशन स्पाइन का 2 घंटा चला और प्लास्टिक सर्जरी का 3.5-4 घंटा, टोटल मिला के 6 घंटे लगे हमको उनको अंदर लेके बाहर लाने तक। और फिर बाद में वो अच्छे थे और अच्छे है, और उनके जो पैर और बाकी सब जो कोई डेफिसिट नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं है नसीब से, और हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। आज उनको सब हमने फॉलो कर रहे हैं। आज उनकी अपडेट ऐसी है कि अभी तक वो एकदम अच्छे हो गए, फास्टर रिकवरी हो रही है, वो घूम पाते हैं, चल पाते हैं। बट हमने उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया है क्योंकि जो रील की हड्डी की जो रिपेयर किया होता है, पानी का रिपेयर होता है, उसमें लीक होने का, इन्फेक्शन होने का चांसेस है, इसलिए उनको 2 हफ्ते का हमने बेड रेस्ट एडवाइस किया है। बट वो चल सकते, वॉशरूम वगैरह जा सकते, बट बेड रेस्ट मैक्सिमम लेना जरूरी है। अब सवाल उठता है, सैफ अली खान को कार से अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या करीना कपूर को कार चलानी नहीं आती? सैफ को ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने अस्पताल पहुंचाया था। भजन सिंह रात के 2:30 बजे सतगुरु शरण सोसाइटी के बाहर से गुजर रहे थे, तभी गेट से ऑटो रोकने के लिए कुछ लोगों ने आवाज लगाई। ऑटो में दाईं तरफ खून से लथपथ सैफ अली खान बैठे, बीच में 7 साल का बेटा तैमूर और बाईं तरफ बेटा इब्राहिम। ऑटो ड्राइवर को रास्ते तक पता ही नहीं था कि उनके ऑटो में बैठे एक्टर सैफ अली खान और उनके बेटे हैं। भजन सिंह ने महज 5 मिनट में घायल सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल पहुंचा दिया था। भजन सिंह राणा जी, उस रात आप कहां से कहां जा रहे थे और क्या हुआ था? मैं सर अपना लिंकिंग रोड से बांद्रा की तरफ अपना जा रहा था। अपना ये बोलते हैं सतगुरु जो सर एजेंसी होटल है, उसके सामने सतगुरु बिल्डिंग करके है। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं, बट मेरे को आवाज़ आती है गेट से कि रिक्शा आगे से एक लेडीज आती है, बोलती है रिक्शा थोड़ा गेट पे गाड़ी लगाओ ना। देख रहा हूँ तो चलो ठीक है, मैं गेट पे गाड़ी लगाता हूँ तो देख रहा हूँ तो उसमें 4-5 लोग, कुछ औरतें भी थीं और कुछ आदमी भी थे, पुरुष। तो उसमें बैठाया जाता है तो एक आदमी जैसे वाइट कुर्ता पहन के निकलता है तो उसका पूरा कपड़ा जो है रेड पूरा यानी खून से लथपथ थे। वो सैफ अली खान थे। उसके बाद में एक उनका बच्चा था, छोटा वाला बच्चा, छोटा ही होगा क्योंकि वो बीच में था, यानी कि वही 7-8 साल का बच्चा होगा। बात कर रहे थे, ऐसा हल्का फुल्का में बात उनका हो रहा था। बट उनके बाजू में कोई, उनके रिलेशन में कोई बैठा हुआ था। हाँ, तो वो 3 लोग थे, उनको छोड़ा गया। बोले, मैं फिर पूछा सर कहाँ लेके जाऊँ, अपना होली फैमिली या फिर अपना लीलावती? तो बोला लीलावती लेके चलो। बोले मैं सैफ अली खान हूँ, मेरा ट्रीटमेंट कराओ, स्टाफ लोग कहाँ पे है, फटाक से स्टेशन लेके आओ। तब मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने चलो ये सैफ अली खान है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ये सैफ अली खान है। खुद से उन्होंने बोला? हॉस्पिटल वालों को बोला? हॉस्पिटल वालों को खुद ही बोला वो क्या कि मैं सैफ अली खान हूँ, मेरा ट्रीटमेंट कराओ फटाक से। जैसे बीच में जैसे बैठ गए थे उस टाइम नहीं दिखा, बाकी बाहर से तो ब्लड दिख ही रहा था, जब पीछे से भी देखा तो ब्लड इधर से निकल रहा था। हाँ, सफेद कुर्ते में थे वो? हाँ, सफेद कुर्ता और पजामी में थे। सैफ की जिंदगी तो बच गई, लेकिन मुंबई में गैंग्स ऑफ बांद्रा की दहशत और बढ़ गई है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ना तो सैफ अली खान के घर से किसी ने पुलिस को उस वक्त फोन किया जब 45 मिनट तक हमलावर घर में खंजर भोंक रहा था, और ना ही हाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके में पुलिस हमलावर को पकड़ पाई और साफ बचकर निकल गया। अब देखना है कि मुंबई पुलिस की 20 टीमें कब तक सैफ अली खान के हमलावर को गिरफ्तार कर पाती है।